हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि कराया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और यूपी ट्रिपल एससी में जो आपके पिछले वर्ष के पूछे गए सवाल हैं उनको हम लोग क्विज के माध्यम से यहाँ पे डेली 1 बजे सॉल्व करते हैं। तो डेली 1 बजे आके सॉल्व करना लाइव ना भूलिएगा ताकि आपको एक लाइव गाइडेंस भी मिल सके। तो देखिए, आज का ये सवाल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो इसी तरीके के सवाल आगे भी आपको मिलेंगे, तो चलिए साथ में हम मिलके सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। सोच के देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए एंड टाइम अब। तो देखिए, अगर राज्यसभा आपसे पूछा जाए, राइट, तो राज्यसभा के लिए यहाँ पे सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन अगर पूछा जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए कितना होता है, 5 वर्ष के लिए चुना भी जाता है पूरी लोकसभा को, और उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। अब देखिए, ये जो आपकी राज्यसभा है, इसके जो आपके वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिएगा। उनका नाम है हरिवंश नारायण। और वहीं राज्यसभा की स्थापना कब हुई, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो साल 1992 यानी कि 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्थान द्वारा किया जाता है। सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, टैली को अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, टेली कम्युनिकेशन, राइट। तो टी यहाँ पर भी और टी यहाँ पर भी है, तो बड़ी आसानी से केवल बिना फुल फॉर्म जाने भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वहीं सीईआरसी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सीईआरसी होता है आपका बिजली के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है आपका, बिजली के लिए। और वहीं अगर आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी आपके अथॉरिटी की बात की जाए, तो ये आपका किससे संबंधित हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर से, यानी बीमा से सेक्टर से आपका आईआरडीए। ठीक है, और वहीं सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये आपका संबंधित होता है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से। ठीक है, तो स्टॉक से कौन सा संबंधित है आपका, सेबी। इंश्योरेंस से संबंधित है आईआरडीए। वहीं सीईआरसी बिजली से, और ट्राई किससे हो गया आपका, टेली कम्युनिकेशन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से सोचिए कि कब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के लिए जो लगातार खबरें हैं वो किस समय पे ज़्यादातर आती होंगी। ठीक है, हिंट के लिए उसी के आसपास बजट पास होता है। एंड टाइम अप। तो देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछा गया था, तो बजट होता है 1 फरवरी को, तो उसी के आसपास क्या है आपका, 24 जनवरी। ठीक है, अच्छा अब देखो, साल 2020 में अभी उत्तर प्रदेश को कुल 70 वर्ष हो गए हैं स्थापित हुए हुए। ठीक है, तो अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में सोच के ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इजी है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था यहां पे 1913 में। और किस चीज के लिए मिला था ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो साहित्य के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। और वहीं अगर मान लो पूछ ले कि सीवी रमन, क्या इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इनको 1930 का नोबेल प्राइज दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, इनमें से जो भी जानकारी आपको ना पता हो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे आंकी जाती है, बहुत ही रिपीटेड सवाल है, इसे जितनी जल्दी दे सको उतना अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिएक्टर स्केल में। अब देखो, इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इंग्लिश के भी वर्ड्स लिखे होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या है आपकी, RICH से शुरू होती है। और इसी अगर जो रिएक्टर स्केल किस पे उपयोग की जाती है,
तो उसका नाम होता है आपका सिस्मोमीटर। ठीक है, सिस्मोमीटर पे आपको इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोमीटर से। और कौन सी स्केल से? रिएक्टर स्केल से, जिसकी यहाँ पे स्केल होती है 1 से 10 तक, जैसे हमारी नॉर्मल स्केल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का जो एक लोगो लगा होता है ना, कई सारे छल्ले होते हैं, ये पूछा गया कुल कितने छल्ले होते हैं उसमें। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ओलंपिक के छल्लों की, तो याद रखिएगा आपकी उंगलियां कितनी है? 5। तो 5 उंगलियों के जैसे ही ओलंपिक में भी कुल कितने छल्ले हैं? 5 ही छल्ले। तो ये 5 संख्या दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है आपके कॉन्टिनेंट, यानी कि जो आपके महाप्रदेश हैं उनको दर्शाता है, 5 कॉन्टिनेंट को। और अभी हाल ही में ओलंपिक आपके 2020 में कहाँ पे होने वाले थे, जरा सोच के देखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा टोक्यो में होने जा रहे थे। और इसमें देखो एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो एसएससी में लगातार पूछा गया था कि किस भारतीय ने सबसे पहले इस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो उसका जवाब हो जाएगा फौजा सिंह। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो सफ़ेद रिवॉल्यूशन पूछा गया है ना, तो सफ़ेद को याद रख लो कि कुरियन बहुत सफ़ेद थे। ठीक है, तो कुरियन ने क्या कौन सा शुरू किया? सफ़ेद क्रांति, जो कि किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। वहीं एमएस स्वामीनाथन का किससे संबंध है? तो इनका संबंध है हरित यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो हरित क्रांति आपकी एमएस स्वामीनाथन और वी कुरियन आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति थे। तो फिर ये यूआर राव किससे संबंधित है? यूआर राव आपके चीफ रहे थे इसरो के। ठीक है, तो चाहिए इसको भी नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस की सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली है? ये पूछा गया है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और हैदराबाद आपका कहाँ पर आपका उपस्थित है? हैदराबाद है आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये आगे जाके इसका आंसर तेलंगाना भी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के चित्र चक्र में कितनी तीलियां हैं? इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो कुल तीलियां हैं 24। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको ऐसे याद रख लो, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, आवर कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो 24 ही क्या है आपकी तीलियां भी हैं, और यही आपका 24 यहाँ पे तीलियों के अलावा मनुष्य की 24 क्वालिटीज को भी बताता है। और ये जो आप चक्र देख रहे हैं ना, इसको हम लोग धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन साथ में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो गया, राइट। लेकिन अब देखो सवाल कैसे बनते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या उपस्थित है? तो इनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट उपस्थित होती है। एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब ये हुआ कि एक छल्ला जैसा दिखेगा आपको इनके बीच में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ बृहस्पति हो गया और एक तरफ मंगल हो गया। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये कौन से दो ग्रहों के बीच में? आपका बृहस्पति और मंगल, यानी मार्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? मरकरी, यानी कि बुध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील ने कुल 5 बार फुटबॉल विश्व कप, इसको कहा क्या जाता है? इसको हम लोग कहते हैं फीफा, और फीफा के नाम से ये आपका जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा का भी हाल ही में कब विश्व कप आयोजित किया गया था, तो साल 2018 में, जिसमें जीतने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांस। लेकिन ये आयोजित कहाँ हुआ था, ये भी तो सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रशिया। फिर से दोहराता हूं कि फीफा आपका कौन से साल में हुआ है? 2018 में, जिसमें जीता कौन था आपका? फ्रांस। लेकिन आयोजित कहां पे हुआ था? रशिया में। तो फ्रांस वाले रशिया में आके जीत गए थे 2018 का फीफा। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? बहुत क्लोज है यहाँ पे ऑप्शंस, अगर थोड़ा आपको वैसे याद रहता हो तो। ठीक है, जल्दी सोच के यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1942। लेकिन एग्जामिनर अब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए पूरा जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1942। और इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वो थे हमारे गांधी जी, जिन्होंने बंबई कांग्रेस में इस क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो चाहिए तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हिंदी के क्वेश्चन, तो थोड़ा इनको ध्यान से कीजिएगा। पहला सवाल है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मतलब एक तो पहली बात तो ये वाकई में एक व्यंग्य संग्रह है। अब ये व्यंग्य संग्रह अधिकतर लिखता कौन था? अपने आप ही आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपका समय होता है पूरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया था ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अभी देखिए, इसमें आगे भी आपके लिए यहाँ पे लगातार क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, ये पूछा गया है। कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दी सोच के बताइए। एंड टाइम अप। तो देखिए, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का संबंध है द्विवेदी जी से। तो कह सकते हैं गुप्ता जी जो हैं द्विवेदी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, अब देखिए, अगर बात कर ली जाए मैथिली शरण गुप्त के यहाँ पे रचनाओं के बारे में काफी पूछी गई हैं, तो इनकी एक बड़ी फेमस यहाँ पे रचना है साकेत। दूसरी है आपके लिए पंचवटी, बहुत फेमस यहाँ पे इनकी रचना रही है। और इसके अलावा एक और नाम है भारत भारती। तो ये चाहिए तो 3 रचनाएं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं मैथिली शरण गुप्त से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम अप। तो देखिए, यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया था आपका चंद्र प्रकाश। ठीक है, और वहीं अगर आप देखिए तो चंद बरदाई के द्वारा एक बड़ी ही फेमस कृति लिखी गई थी। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं जब मेरे लिखने से पहले? तो उसका नाम था यहां पर पृथ्वी राज रासो। तो इसको चाहिए तो अगर नोट कर लीजिएगा, अगर याद नहीं रहता है तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, यहां पर अगर पूछा जाए ज्ञान श्रेय शाखा के कवि, तो याद रखिएगा कबीरदास। कैसे याद रखेंगे कि कबीरदास बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। और अगर बात कर ली जाए कबीरदास की रचनाओं के बारे में, तो 2 तो बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि सबद और रमैनी, नाम सुना होगा। तो इसके अलावा एक और है आपके लिए बीजक। ठीक है, ये बीजक में ही वैसे आती हैं आपकी सबद और रमैनी। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आ जाए, इसको आपको लिखना होगा। तो चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे आपको रिक्त स्थान है। उचित शब्द भरना है कि व्यंग लेखक सामाजिक डैश
पर तीखा प्रहार करता है। तो मेरे ख्याल से संगति वाला प्रहार तो नहीं करेगा। ठीक है, सोच के देखिए यहां पे राइट शब्द क्या हो सकता है। चलिए, तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। तो यहां पर व्यंग लेखक सामाजिक विद्रुपता पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि शाहजहां के समय में कौन से कवि थे, तो आपको जवाब हो सकता है मिल जाए। ठीक है, जल्दी सोच के देखिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त। तो महाकवि राय की यहां पर पदवी दी गई थी सुंदरदास को। तो सुंदरदास को यहां पे महाकवि राय किसने कहा? शाहजहां के द्वारा कहा गया। और सुंदरदास आपके निर्गुण धारा के कवि थे। ठीक है, कौन सी धारा के थे? निर्गुण धारा के, या कह सकते हैं भक्त कवि थे। ठीक है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये रेयर क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, तो यहां पे आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? जल्दी सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। तो कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित यानी कि उससे ट्रांसलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। ठीक है, अब देखो, अगर इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के बारे में, तो एक नाम नोट कर लीजिएगा, प्रेम फुलवारी। अच्छा, एक चीज और है कि भारतेंदु जी को प्रेम शब्द से बड़ा लगाव था, तो एक और है इनकी प्रेम माधुरी। ठीक है, एक हो गया प्रेम फुलवारी, दूसरी प्रेम माधुरी, और एक और नाम याद रख लो, प्रेम पचासा। क्या नाम हो गया? प्रेम पचासा। फिर से दोहरा रहा हूं, भारतेंदु जी के द्वारा यहां पर एक लिखी गई प्रेम फुलवारी, दूसरी प्रेम माधुरी, और तीसरी प्रेम पचासा। इसके अलावा प्रबोधनी भी लिखी गई थी। ठीक है, तो चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल है आपके लिए, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जल्दी सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्वी हिंदी पूछी गई है, तो मतलब बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे। ठीक है, अब जल्दी से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा मगही। ठीक है, तो मगही जो है आपका वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो मतलब बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी किसमें आती है? आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। इसके अलावा एक और है मैथिली, नाम सुना होगा मैथिली, या फिर आप कह सकते हैं भोजपुरी। ये सारी भाषाएं आपकी किसमें आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर से ऐसे ही आपके लिए क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।